विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया था और आज के ई लेक्चर में हम मांग विश्लेषण के अंतर्गत उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। और विद्यार्थियों, आज हम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पहले हम उपयोगिता को समझेंगे। विद्यार्थियों, चलिए हम सबसे पहले उपयोगिता का अर्थ समझते हैं। उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की होती क्या है? उपयोगिता का अर्थ, विद्यार्थियों, उपयोगिता के अर्थ को समझने के लिए हम किसी वस्तु अथवा सेवा की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु अथवा सेवा की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। जब तक किसी वस्तु अथवा सेवा में मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रहती है, तब तक उसमें उपयोगिता का निवास रहता है। जैसे रोटी में भूख मिटाने की क्षमता है तो उसे ही हम रोटी की उपयोगिता कहेंगे। पेन, कैलेंडर, कोरा कागज या आधुनिक फैशन की कोई कमीज, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें उपयोगिता निहित है, इनमें उपयोगिता है, यानी उपयोगिता यानी यूटिलिटी। और हमने उपयोगिता को किस प्रकार परिभाषित किया कि किसी वस्तु अथवा कोई सेवा, कोई वस्तु हो या कोई सेवा हो, गुड हो चाहे सर्विस हो, उसमें किसी मानवीय आवश्यकता को, हमारी जो मानवीय आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने की शक्ति है, क्षमता है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। विद्यार्थी, इसी प्रकार शराबी के लिए शराब में उपयोगिता है, डाकू के लिए बगैर लाइसेंस की बंदूक में उपयोगिता है, लेकिन ऐसी वस्तुओं में भी उपयोगिता है। तो विद्यार्थियों, प्रोफेसर थॉमस ने उपयोगिता को परिभाषित करते हुए कहा था, अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता निहित है, चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका विनाशकारक प्रभाव हो अथवा समाज के लिए सामान्यता हानिकारक हो। विद्यार्थियों, उपयोगिता का अर्थ हमने समझा, उपयोगिता की परिभाषा। यहां पर प्रोफेसर थॉमस कहते हैं, यहां पर विद्यार्थी प्रोफेसर थॉमस कहते हैं अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता
अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता निहित है। उसमें उपयोगिता निहित है। चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका विनाशकारक प्रभाव प्रभाव अथवा समाज के लिए जो वस्तु है वो सामान्यतः हानिकारक हो। यानी अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता निहित है, चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका विनाशकारक प्रभाव हो अथवा समाज के लिए सामान्यतः हानिकारक हो। ये प्रोफेसर थॉमस की जो परिभाषा है उपयोगिता की कि अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता निहित है, चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका विनाशकारक प्रभाव हो अथवा समाज के लिए सामान्यतः हानिकारक। इसलिए विद्यार्थी हम समझ सकते हैं कि वस्तु या सेवा की उपयोगिता उसके लाभदायक या हानिकारक होने पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह मानवीय आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति पर निर्भर करती है। उसके लाभदायक या हानिकारक होने से इसका कोई संबंध नहीं। विद्यार्थियों उपयोगिता की विशेषताओं का ध्यान करेंगे। विशेषता विद्यार्थियों पहली विशेषता उपयोगिता की यूटिलिटी इज नॉट कंसर्न्ड विद यूजफुलनेस और वेलफेयर। उपयोगिता का लाभदायक होने या ना होने से कोई लाभदायक या कल्याणकारी होने ना होने से कोई संबंध नहीं है। ना होने से कोई संबंध नहीं है। तो पहली
जो विशेषता है उपयोगिता की वो ये है कि उपयोगिता का लाभदायक या कल्याणकारी होने या ना होने से कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थियों, उपयोगिता तो केवल मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति का नाम है। चाहे आवश्यकता अच्छी हो या बुरी हो, कल्याणकारी हो या अकल्याणकारी हो, इसकी पूर्ति के परिणाम लाभदायक हो या हानिकारक हो। शराब, भांग आदि का अत्यधिक उपभोग समाज की दृष्टि से हम जानते हैं कि अकल्याणकारी होता है, वेलफेयर नहीं होता उससे, तथा हानिकारक भी होता है। लेकिन फिर भी इनके उपभोक्ताओं के लिए इनकी उपयोगिता है, क्योंकि इनके उपभोग से उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। दूसरी विशेषता, उपयोगिता एक सापेक्ष विचार है। उपयोगिता एक सापेक्ष विचार है, यानी रिलेटिव। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव टर्म। विद्यार्थियों, उपयोगिता का विचार सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। उपयोगिता वस्तु में जन्मजात रूप से निहित नहीं होती है, बल्कि वस्तु तथा मनुष्य की पूरी की जा रही आवश्यकता के संबंध का परिणाम होती है। जैसे एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी में उपयोगिता है, प्यास बुझने पर उसके लिए पानी में उपयोगिता नहीं रहती। ऐसे ही एक बीकॉम की पुस्तक एक बीकॉम के विद्यार्थी के लिए उसमें उपयोगिता है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं। इसी प्रकार वस्तु की उपलब्ध मात्रा, किस्म, देश, काल, परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण में परिवर्तनों के साथ साथ वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो घटती बढ़ती जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो उपयोगिता का विचार है वो एक सापेक्ष विचार है, जो वस्तु तथा उपभोक्ता के बीच परस्पर संबंध पर आधारित है। इस प्रकार उपयोगिता केवल वस्तुगत यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, बल्कि ये रिलेटिव होती है। तीसरी विशेषता, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। विद्यार्थियों की इसी विशेषता है कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। विद्यार्थियों, किसी वस्तु की उपयोगिता उसके उपभोक्ता की मनस्थिति, स्वाभाविक उसकी मनस्थिति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थिति क्या है, उस पर निर्भर करती है। अंडे, मांस, बीड़ी, सिगरेट आदि के उपभोक्ताओं को इसकी उपयोगिता होती है और दूसरे लोगों को नहीं होती। धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति के लिए धार्मिक पुस्तकों की उपयोगिता है, नास्तिक के लिए नहीं है। चौथी विशेषता विद्यार्थियों यहां पे है कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। किसी वस्तु द्वारा जितनी अधिक तीव्र आवश्यकता की संतुष्टि होती है
उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होती है। जैसे भूख के समय रोटी की उपयोगिता बहुत अधिक हो जाती है, परंतु भूख मिटने पर रोटी की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, हालांकि रोटी के तत्व वही रहते हैं। इस प्रकार उपयोगिता उपभोक्ता की इच्छा एवं मनस्थिति की अभिव्यक्ति है। पांचवी विशेषता, उपयोगिता का संबंध। उपयोगिता का संबंध उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। उपभोग वस्तुओं से होता है। उपभोग वस्तुओं से होता है। उत्पादक वस्तुओं से नहीं। उत्पादक वस्तुओं से नहीं। विद्यार्थियों, यूटिलिटी इज कंसर्न्ड विथ कंज्यूमर गुड्स, यानी उपभोग वस्तुओं से, नॉट विथ प्रोडक्टिव गुड्स। उत्पादक वस्तुओं से इसका संबंध नहीं होता। विद्यार्थियों, मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु का उपयोग ही उपभोग होता है, ना कि अप्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए। इस प्रकार उपयोगिता का संबंध उपभोग की वस्तुओं से होता है। उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से है, कंज्यूमर गुड्स से है, ना कि प्रोडक्टिव गुड्स से। अब छठी विशेषता। छठी विशेषता है विद्यार्थियों, छठी विशेषता है उपयोगिता मापी जा सकती है। उपयोगिता मापी जा सकती है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। विद्यार्थियों, उपयोगिता को मानवीय आवश्यकता की प्रखरता पर निर्भर होने के कारण मापा जा सकता है। किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपयोगिता उपभोक्ता जितना त्याग करता है, वह त्याग ही उपयोगिता का माप होता है। यानी किसी वस्तु, किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता जितना त्याग करता है, वह त्याग ही उपयोगिता की माप होता है। विद्यार्थियों, कुछ अर्थशास्त्री उपयोगिता को अमापनीय भी कहते हैं। अगली विशेषता, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। कोई रूप नहीं होता है। विद्यार्थियों, नो फिजिकल शेप ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता उपभोक्ता की मनस्थिति पर निर्भर करती है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श किया या देखा नहीं जा सकता। विद्यार्थियों, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। उपयोगिता उपभोक्ता की मनस्थिति पर निर्भर करती है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श किया या देखा नहीं जा सकता। टाई के रूप के प्रयोग से मान लीजिए राम को अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, तो मोहन को उस टाई के प्रयोग से घृणा हो सकती है। इस प्रकार उपयोगिता केवल मनोवैज्ञानिक विचार होने के कारण इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, यह तो अमूर्त होती है। आठवीं विशेषता,
उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर उपभोक्ता उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती। विद्यार्थियों, यूटिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल कंजम्पशन। विद्यार्थियों, उपयोगिता और संतुष्टि में काफी अंतर है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता की गणना उस समय की जाती है जब वह किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचता है, परंतु संतुष्टि उस वस्तु के वास्तविक उपभोग के उपरांत प्राप्त होती है। यानी उदाहरण की दृष्टि से इस बात को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण की दृष्टि से किसी को तंग मौरी की पैंट के फैशन में होने के कारण ऐसे पैंट से काफी उपयोगिता प्रतीत हो सकती है। मान लीजिए फैशन बदल गया और फैशन बदल जाने से उस पैंट का प्रयोग अजीब अजीब लगने लगा, उसके कारण उपभोक्ता उसे उठाकर रख देता है और उसका उपयोग नहीं करता। इस प्रकार उसे इस पैंट के प्रयोग से बहुत कम संतुष्टि मिलती है। उपयोगिता को हम संभावित संतुष्टि कह सकते हैं और संतुष्टि को प्राप्त संतुष्टि कहा जाता है। यानी उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। उपयोगिता को संभावित संतुष्टि एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि को प्राप्त संतुष्टि कहा जाता है। यानी ये वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती, परंतु उपभोग में ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार इसी मान्यता पर आधारित है। नवी विशेषता है उपयोगिता। उपयोगिता उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने को लालच करती है, को खरीदने को ललायत करती है। विद्यार्थियों, यूटिलिटी इंड्यूसेस कंज्यूमर टू बाय ए कमोडिटी। उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग से तुष्टि प्राप्त होने की संभावना होती है, इसलिए वह किसी वस्तु को क्रय करने को ललायत होता है। उदाहरण के लिए कैरोसिन को हम ले सकते हैं। इसकी हमें उपयोगिता प्रतीत होती है, इसलिए इसे क्रय करने के लिए लोग घंटों क्यू लगाए लाइन में खड़े रहते हैं। 10वां यहां पे विशेषता है उपयोगिता की। उपयोगिता को त्याग के बिना, उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। नहीं है।
10वीं विशेषता है विद्यार्थियों कि उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सैक्रिफाइस। प्रकृति प्रदत्त मुफ्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। बगैर त्याग वह वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं कर सकता तथा इनके बगैर उपयोगिता भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने उपयोगिता की 10 विशेषताओं का अध्ययन किया। तो उपयोगिता का अर्थ समझा और उपयोगिता की परिभाषा समझी और उपयोगिता की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या थी? याद करिए विद्यार्थियों, उपयोगिता का लाभदायक या कल्याणकारी होने या ना होने से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरी, उपयोगिता एक सापेक्ष विचार है। तीसरी, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। चौथी, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। पांचवी, उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं होता है। छठी, उपयोगिता मापी जा सकती है। विद्यार्थियों, सातवीं विशेषता, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता है। आठवीं, उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। नवीं, उपयोगिता उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने के लिए ललायत करती है। 10वीं, उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। विद्यार्थियों, आइए हम बात करते हैं करेंगे उपयोगिता की माप की। उपयोगिता की माप, उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और इसमें विद्यार्थियों 2 तरह की हमें अप्रोचेस यानी दृष्टिकोण मिलेंगे। पहला है कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण यानी कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। ये है ऑर्डिनल अप्रोच। विद्यार्थियों, किसी वस्तु की आवश्यकता के तुष्टि गुण को उपयोगिता कहा जाता है। किसी वस्तु के आवश्यकता तुष्टि गुण को उपयोगिता कहा जाता है। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस तुष्टि गुण को क्या मापा जा सकता है। उपयोगिता की एक विशेषता यह भी होती है कि यह अमूर्त होती है और यह केवल मनोवैज्ञानिक विचार पर आधारित होती है। प्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता को मापना संभव नहीं। इसकी माप परोक्ष रूप से ही की जा सकती है। तो 2 अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। विद्यार्थियों, मार्श तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लिए कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। इस त्याग को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। तो जिस वस्तु के उपभोग से जितनी अधिक तुष्टि प्राप्त होती है, हम उसके लिए अधिक मुद्रा का त्याग करने को तत्पर हो जाते हैं। दूसरे जो
त्यों हम किसी वस्तु की इकाइयों के स्टॉक में वृद्धि करते जाते हैं, त्यों त्यों उसकी अगली इकाइयों की उपयोगिता गिरने से हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए मुद्रा का कम त्याग करने को ही हम तत्पर होते हैं। यानी ज्यों ज्यों हम किसी वस्तु की इकाइयों के स्टॉक में वृद्धि करते जाते हैं, त्यों त्यों उसकी अगली इकाइयों की उपयोगिता गिरने से अब हम उसे प्राप्त करने के लिए मुद्रा का कम त्याग करने के लिए ही तत्पर रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं एवं उसकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप उनके लिए त्यागी जाने वाली मुद्रा के रूप में की जा सकती है। जैसे गेहूं 900 रुपए क्विंटल खरीदने को हम तैयार होते हैं, क्योंकि गेहूं की उपयोगिता हमें 900 रुपए क्विंटल के बराबर प्राप्त होने की संभावना है। उपयोगिता की इस माप विधि को हम गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता को मुद्रा के रूप में आंक कर उनका तुलनात्मक महत्व जान सकते हैं और उनके उपभोग में उसी क्रम को अपना सकते हैं। दूसरी जो अप्रोच है वो क्रमवाचक अप्रोच है, क्रमवाचक दृष्टिकोण यानी ऑर्डिनल अप्रोच। ये पेरेटो, एलन, हिग्स आदि अर्थशास्त्रियों का मत है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। वो ये कहते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। विद्यार्थियों वो कहते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा एवं व्यक्तिगत विचार मात्र है जो किसी वस्तुगत पैमाने यानी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से मापना संभव नहीं है। व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण एवं विचार देश, काल व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार उपयोगिता भी क्षण क्षण बदलती रहती है, अतः इसे मापा नहीं जा सकता। वो कहते हैं मार्शल द्वारा प्रयुक्त मुद्रा रूपी मापदंड उपयोगिता मापने का कोई स्थिर अथवा निश्चित पैमाना नहीं है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में भी खुद उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मुद्रा का मूल्य ये कहते हैं स्थिर नहीं रहता, तो हम उससे उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं? यह स्थिर तथा निश्चित नहीं होता। ये कहते हैं कि इस प्रकार इन कठिनाइयों के कारण उपयोगिता की माप संभव नहीं है। इसे केवल तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध किया जा सकता है, अर्थात सर्वाधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु को हम प्रथम, उससे कम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु को द्वितीय, उससे कम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु को हम तृतीय स्थान आदि के क्रम में लगा सकते हैं। इस प्रकार हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण को हम क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। इस विधि से वस्तुओं की उपयोगिता की गणनात्मक माप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उपयोगिता मापने की इन कठिनाइयों के कारण ही इन अर्थशास्त्रियों जैसे हिग्स, एलन ने उपभोक्ता की व्यवहार की दृष्टि से तटस्थता वक्र यानी उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व विधि का प्रयोग किया है। उन्होंने इंडिफरेंस कर्व मेथड का प्रयोग किया है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता मापने का पुराना मत होते हुए भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। हालांकि आधुनिक विचारक इसे महत्व नहीं देते। उनके अनुसार उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, ना कि गणनावाचक विचार। इस प्रकार आज की लेक्चर में विद्यार्थियों हमने उपयोगिता का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उपयोगिता का माप किस प्रकार किया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों की दो अप्रोचेस हैं इसमें, ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, उनका अध्ययन किया। आज की लेक्चर में इतना ही। इसके आगे का हम आगे की लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत